हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 1। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं अपना चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज स्टैटिक होगा, स्टेशनरी होगा। when charge is in rest, चार्ज मूव नहीं करेगा, रेस्ट में होगा। तो ये हमारी पहली यूनिट होगी, इसी को हम पढ़ेंगे और सबसे पहले चार्ज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म व्हेन चार्ज इज इन मोशन, ठीक है, मोशन में होगा लेकिन कांस्टेंट स्पीड। व्हेन चार्ज इज इन मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। तो हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड जो है इसका पार्ट, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, जब चार्ज मोशन करेगा तो हम इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और जब चार्ज एक्सेलरेट होगा तो वो वेव्स डेवलप करेगा, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप जान गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम डिफरेंट टाइप के फिनोमिनास और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और पहला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज। अब चार्ज को डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? जैसे हम मास को डिफाइन करते हैं, तो मास की डेफिनेशन क्या है? मास को हम जनरली यही बोलते हैं कि मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ऐसे चार्ज की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल of matter which gives rise electric force ठीक है। अब देखिए, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी।
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर वो पूरा ऑब्जेक्ट डिपेंड करता, यानी कि उस पूरे ऑब्जेक्ट की पर्सनालिटी जिस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ये चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी है? पार्टिकल्स की, विच गिव्स राइज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है डेवलप करती है ये प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो सकता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच हो सकता है, बिटवीन पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज किसी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जब वो पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से भी चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए जो चार्ज है इसको हम बेसिकली Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q, स्मॉल q, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट इज कूलम। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम CA कूलम उनके नाम पर रखा गया है। तो SI यूनिट कूलम होती है। देखिए चार्ज बेसिकली दो टाइप के हैं। चार्ज जो है वो दो टाइप के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जब 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने चार्ज को अलग अलग नाम से बुलाया। पॉजिटिव और नेगेटिव नाम उस समय तक नहीं था। फिर एक साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 18th सेंचुरी में इनको नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव का, कि चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये भी कन्वेंशनली है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे हमारे पास। अब ये चार्ज कैसे बनते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे कि मान लीजिए शुरुआत में एक हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, सिल्क है। सिल्क के ऊपर जब एक ग्लास रॉड को रब किया जाए, सिल्क और ये है ग्लास रॉड। जब सिल्क के ऊपर ग्लास रॉड को रब किया गया तो क्या देखते हैं कि ग्लास रॉड के ऊपर एक कोई प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। ग्लास रॉड के ऊपर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, मैंने प्लस लिखा, प्लस चार्ज आ गया एक्चुअली। अब क्या किया गया, एक और ग्लास रॉड को पहले से रब करके हमने रखा था, जब उसको इसके पास लाते हैं तो ये इसको रिपेल करती है। जब एक दूसरी ग्लास रॉड को इसके पास लाए तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे। तो वही बात आ रही है कि ये प्रॉपर्टी डेवलप हुई है जिसकी वजह से एक फोर्स डेवलप हो रहा है। अब क्या किया गया कि एक प्लास्टिक रॉड को अगर हम सिल्क पर रब करें, सिल्क पर अगर हम एक प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं और उसको इस रॉड के पास लाते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगती है। एक्चुअली क्या हुआ कि इस प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड। अब ये जो रब किया हमने, ये इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है उसी प्रॉपर्टी को हम एक्चुअली चार्ज कह रहे हैं, कि ग्लास रॉड पे और इस प्लास्टिक रॉड पे दोनों पे एक चार्ज आ गया है। अब देखिए ये बेसिकली क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ रहा है। तो जब फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ रहा है तो कैसे आता है इसको समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एटम है और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, सर्टेन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। किसी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी कंडक्टर है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब मान लीजिए किसी कंडक्टर को हम रब करते हैं तो हो सकता है उससे उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके बॉडी से निकल के किसी और बॉडी पे चले जाए जिससे हम उसको रब कर रहे हैं। तो अगर ये चार्ज चला जाता है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली मान लो हमने दो कंडक्टर कंसीडर किए,
और इनको आपस में हमने रब किया, तो फ्रिक्शन की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पर चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल करके यहां पर गया तो क्या हुआ कि यहां पर एक निगेटिव कम हो गया। अब एक निगेटिव कम हो गया तो यहां पर निगेटिव आ गया है, यहां पर निगेटिव कम हो गया तो हम क्या कहते हैं कि यहां पर एक पॉजिटिव क्रिएट हो गया, मतलब निगेटिविटी कम हो गई तो पॉजिटिविटी आ गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, अब देखिए अब दो बॉडीज हैं हमारे पास, कौन सी पॉजिटिवली चार्ज होगी कौन सी नेगेटिवली चार्ज होगी, चार्ज को हम देख तो सकते नहीं, तो कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, इसको हम वर्क फंक्शन के बेस पर समझ सकते हैं। वर्क फंक्शन बेसिकली क्या है, मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, कोई कंडक्टर का एटम है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कराना चाहते हैं बाहर। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो इसको कुछ एनर्जी देनी होगी, वो आप किसी भी टाइप से दें, फ्रिक्शन करा करके दे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके दे, कैसे भी इसको हम एनर्जी देंगे तो ये हो सकता है बाहर निकल जाए। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो जो एनर्जी आपने दी है वही एक्चुअली क्या है, वर्क फंक्शन, यानी कि वर्क कितना, एनर्जी वर्क में चेंज हो जाती है, तो जो आप एनर्जी देंगे वो वर्क में चेंज होगी, तो जितनी एनर्जी देने पर, मिनिमम जितनी एनर्जी देने पर ये बाहर निकल आता है उसको हम क्या कहते हैं, इस मटेरियल का वर्क फंक्शन। अब देखिए अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, कम एनर्जी देने पर ही निकल जाएगा, तो वर्क फंक्शन कम है इसका। इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अब देखिए मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं दो बॉडीज हैं हमारे पास, ए और बी, ठीक है, आपसे कहा जाए इन दोनों को रब किया गया तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। अब देखिए पॉजिटिवली चार्ज हुई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पर चले गए, ये नेगेटिवली चार्ज होगी। रब दोनों को आपस में किया गया लेकिन इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी पर गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो वर्क फंक्शन ऑफ ए, वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। ए का वर्क फंक्शन कम है, यानी कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं, बी का वर्क फंक्शन ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इससे आसानी से निकल के यहां पर चले गए, इसका मतलब इसके लिए वर्क कम करना पड़ेगा, वर्क फंक्शन कम है, इसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। अब मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ लिया जाए, दो बॉडीज हैं आपके पास ए और बी, ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। मान लीजिए आपको इस तरह से दे दिया जाए कि दो बॉडीज हैं ए और बी, वर्क फंक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी, तो रब करेंगे तो कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। तो देखिए अगर आप रब करोगे इनको तो वर्क फंक्शन ए का ज्यादा है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे, बी का वर्क फंक्शन कम है तो यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बी से अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल आएंगे तो बी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ए हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिस बॉडी से चले गए जिसके पास डिफिशियंसी हो गई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली जो सब कुछ हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ही हो रहा है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इसी तरह से एक प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज होता है बट पॉजिटिव, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। दोनों के मासेस अलग अलग होते हैं। अब देखिए
अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जा रहे हैं तो चार्ज तो ट्रांसफर हो रहा है, क्या मास भी ट्रांसफर हो रहा है? हाँ बिल्कुल ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो है ही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × -31 किलोग्राम। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो भले कितना भी कम हो, इतना मास तो गया ही, ठीक है। तो अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो साथ साथ मास भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए चार्ज जो है, जैसे मास की हम बात करते हैं तो मास स्पीड वगैरह पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि मूविंग मास और रेस्ट मास अलग अलग होते हैं। लेकिन चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड वगैरह से। आप मूव कराएंगे तो इसके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने चार्ज के बारे में देखा कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मटेरियल की। एसआई यूनिट है कूलम। चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। डिपेंड करता है, अगर हम फ्रिक्शन कराते हैं, अगर हम रब करते हैं दो ऑब्जेक्ट को, तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, किसका वर्क फंक्शन कम है। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाएंगे, जिसका वर्क फंक्शन कम है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरी बॉडी पर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर आगे किसी बॉडी पर तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और इलेक्ट्रॉन अगर उससे चले गए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वेंशनली माने गए हैं। एक को हम पॉजिटिव कहेंगे, एक को नेगेटिव कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो चार्ज दो तरह के हैं, दो टाइप के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, यानी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये तो खूब अच्छी तरह जानते हो तुम लोग। अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब मान लीजिए कि हम एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कंडक्टर हमने कंसीडर किया, वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया और इसके पास हम एक पॉजिटिव रॉड ले गए, जैसे हम ग्लास रॉड को ले गए इसके पास, जो हमने सिल्क पर रब करके पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट हुआ था। अब ग्लास रॉड को हम ले गए यहाँ पर, तो क्या होगा कि जो इसके नेगेटिव हैं वो तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब नेगेटिव इधर आने लगेंगे तो एक्चुअली इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। कुछ देर तक ये होगा, उसके बाद फिर नेगेटिव नहीं आएंगे, क्योंकि अंदर भी रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। अब ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव को आने नहीं देगा। तो कुछ देर बाद जो है वो एक स्टैटिक सिचुएशन में मिल जाएगी कि नेगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव इधर चले गए। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब समझ में आ गया कि यहां पर पहले ये न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, बट जब हम इस ग्लास रॉड को ले गए तो एक तरफ नेगेटिव एक्यूमुलेट होने लगा और एक तरफ पॉजिटिव एक्यूमुलेट होने लगा। तो अगला टॉपिक है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इस थ्योरी को यूज करके हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे। तो पहले हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं। तो पहले हम एक बॉडी कंसीडर करेंगे, मान लीजिए कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टिंग बॉडी है हमारे पास, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर फिट कर दी गई है। इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसलिए अगर ये कंडक्टर होगा तो इसका अगर कोई चार्ज आएगा तो नीचे ट्रांसफर हो जाएगा ग्राउंड में। तो इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, ये अभी न्यूट्रल है। इसके पास हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले गए हैं, यानी ग्लास रॉड मान सकते हैं आप, उसको ले गए तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। इसके नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे इधर की तरफ और नेगेटिव इधर आने की वजह से इधर पॉजिटिव क्रिएट होने लगेगा। अब हमने क्या किया कि ये रॉड ऐसे ही है अभी, और इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। देखिए जैसे हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे इसको,
ठीक है, वैसे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आकर के इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक, अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, अब देखिए नेगेटिव तो इससे अट्रैक्टेड है, पॉजिटिव बेसिकली पॉजिटिव को रिपेल ही करता है, तो क्या होगा, ये आसानी से पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, या हम ये कह सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब देखिए तो सिचुएशन क्या बनेगी, ये जैसे ही न्यूट्रलाइज हुए, यहाँ पर चार्ज हो गया 0 इस साइड में, और हमने इस रॉड को हटा लिया, तो जैसे रॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, जितना भी यहाँ नेगेटिव होगा वो पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगा। कंडक्टर में आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज स्प्रेड हो जाता है उसकी सरफेस पर, या आगे इन चीजों को और हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन समझ में आया, एक तो ये टाइप है। अब दूसरा, हम आपकी अर्थ नहीं करना चाहते हैं, अर्थ ग्राउंडेड नहीं करना चाहते, तो हमने क्या किया, दो कंडक्टर कंसीडर किए, दो कंडक्टर इस तरह से कंसीडर कर लिए हमने। इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, अभी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में है, यानी कि दोनों मेटल बॉडीज, दोनों कंडक्टर्स कांटेक्ट में है। फिर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के गए, पॉजिटिवली जो चार्ज रॉड है वो लेकर के जाएंगे इसके पास, या नेगेटिवली भी आप ले सकते हो। पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के गए तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव फिर से इन दोनों पर कंबाइंड इफेक्ट डालेगा, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आने लगेंगे और इधर की तरफ पॉजिटिव क्रिएट होने लगेगा। देखिए जब दो बॉडी कांटेक्ट में कर दी तो अभी आप कह सकते हैं एक सिस्टम है, ये एक सिंगल बॉडी की तरह काम कर रहा है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड नेगेटिव इधर आएगा और पॉजिटिव इधर क्रिएट होगा। अब हमने क्या किया, ये रॉड ऐसे ही है अभी, और इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, यानी कि इनका कांटेक्ट खत्म कर दिया इस तरह से। तो यहां पर नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अच्छा चार्ज जो यहां से नहीं आएगा कहीं से, ठीक, इसकी कोशिश की जा रही है कि चार्ज जो इस तरह से मूव करने लगे तो फिर वायर वगैरह की जरूरत ही ना पड़ेगी हमें। तो देखिए अब क्या किया हमने, इस रॉड को भी हटा दिया। जैसे इस रॉड को हटाते हैं और इन बॉडीज को दूर करते हैं एक दूसरे से, तो होगा क्या कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगा, पूरा अट्रैक्शन हटा चुके हैं हम, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने दो बॉडीज को चार्ज कर दिया, ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो किसी, हम बेसिकली अभी तक ये पढ़ रहे हैं कि चार्ज क्या हो रहा है, चार्जिंग कैसे करते, किसी बॉडी को चार्ज हम कैसे करते हैं। अब जब चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की पढ़ेंगे जो इसको और अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे चार्ज को। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है कि द नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम is the algebraic sum of the individual charges of the system। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई एक सिस्टम कंसीडर किया और इस सिस्टम के अंदर तीन बॉडीज है, मान लीजिए एक बॉडी के ऊपर +2 कूलम चार्ज है, एक बॉडी के ऊपर -3 कूलम चार्ज है, एक बॉडी के ऊपर +5 कूलम चार्ज है। तो आपसे कहा जाए नेट चार्ज कितना, तो इनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए +2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम, यानी कि +4 कूलम। तो ये है एडिटिविटी ऑफ चार्ज,
अब देखिए, अगर हम किसी एटम की बात करते हैं, कहते हैं ना एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो हम क्या कहते हैं कि जितने भी इसके अंदर प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन के पास प्लस ई चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के पास माइनस ई चार्ज है, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का अगर टोटल चार्ज कहें तो कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, इसलिए टोटल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस तरह से कह सकते हैं, कोई बॉडी मान लीजिए न्यूट्रल है, इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि इस बॉडी में कोई चार्ज नहीं, हम इस तरह से कहते हैं कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज हो गया इसका 0। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे, सिस्टम में कहीं भी चार्ज है, इस पूरे सिस्टम का चार्ज हमें पता करना है, तो हम इनका एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये तो सर सब जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो वही रटी रटाई डेफिनेशन, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। Charge can neither be created nor destroyed. It can be transferred from one object to other. ठीक है, मतलब हम कोई भी चार्ज ना तो क्रिएट करा सकते, इंड्यूस कराना, डेवलप कराना वो अलग चीज, क्रिएट कराना, यानी कि हम एक भी इलेक्ट्रॉन न बना सकते हैं, न हम एक भी इलेक्ट्रॉन को खत्म कर सकते हैं, केवल वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इस यूनिवर्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं कि उतने ही हैं, बस वही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको खत्म कर सकते हैं, इसको हम केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो थर्ड वन इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने पहले हम ये समझ लें कि क्वांटम क्या है। क्वांटम ये बेसिकली क्या है, द मिनिमम अमाउंट बाय विच a physical quantity can be changed, minimum amount by which a physical quantity can be changed, यानी कि वो सबसे छोटा अमाउंट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग हैं, तो एक क्वांटिटी है ना, आप ये बोलते हो इतने लोग हैं, ऐसा थोड़ा बोलते 4 लोग हैं, ऐसे थोड़े बोलते कि 4.5 लोग हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी चीज को मीजर करने के लिए छोटी से छोटी वैल्यू के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं, मीजर करते हैं, उसी से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस यहाँ पर जो है चार्ज का बेसिक क्वांटम क्या है, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जा सकता है ना, कम से कम आधा तो नहीं जा सकता, ठीक है। अब क्वार्क्स वगैरह जो हैं उनके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना, उनको अभी तक हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, हम अभी इलेक्ट्रॉन तक ही हैं। तो बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर हो सकता है कम से कम, आधा तो हो नहीं सकता, तो ये चार्ज के लिए क्वांटम। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि द चार्ज on a system or body is
always an integral multiple of is always an integral multiple of basic quantum of charge. The charge on a body, on a system, is always an integral multiple of basic quantum of charge. इस तरह से भी लिख सकते हो, the charge on a system can be in form of integral multiple of basic quantum of charge. ठीक है। तो किसी बॉडी पर देखिए चार्ज, किसी बॉडी का चार्ज कैसे लिखा जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। तो बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज है क्या? ई है। ठीक है। यहां पर जो इंटीग्रल है, जो इंटीजर है, n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आप क्या लिखोगे? उसका चार्ज हो जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन कम है तो उसका चार्ज कैसे लिखोगे? Q इज इक्वल टू +10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कम है तो प्लस में होगा चार्ज, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस चार्ज। तो ये है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए, अभी हमने कहा कि चार्ज कंजर्व होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैसे होगा, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 बॉडीज हैं, ABC 3 बॉडीज हैं हमारे पास। ठीक है। इस बॉडी पर है +5 कूलम चार्ज, इस बॉडी पर है +10 कूलम चार्ज, इस बॉडी पर है -3 कूलम चार्ज। ठीक है। अगर इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, एक जैसी बॉडी है, कॉन्फ़िगरेशन शेप सब एक जैसा है इनका, मान लीजिए इन बॉडीज को जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो होता क्या है, इन दोनों पर चार्ज एक्चुअली क्या हो जाएगा, अगर इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो इनके ऊपर चार्ज हो जाएगा इन दोनों के टोटल चार्ज का एवरेज ले लो, यानी इन दोनों के चार्जेस का एवरेज ले लो। तो 5 + 10 15/2 कूलम इसके ऊपर आ जाएगा, 15/2 कूलम प्लस, और 15/2 कूलम प्लस इनके पास आ जाएगा। ठीक है। दोनों के एवरेज के बराबर 7.5 कूलम इसके पास, 7.5 कूलम इसके पास। इसी तरह से अगर हम इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाते, ठीक है, अगर इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाते तो देखिए क्या होता। तो A और C कैसे बन जाते? जब इनको कांटेक्ट में लाए, अलग किया, तो हुआ क्या, इनका एवरेज निकालो कितना आएगा, 5 + -3/2, 2/2, यानी कि 1 कूलम चार्ज प्लस का इसके पास रहेगा और 1 कूलम चार्ज प्लस का इसके पास रहेगा। समझ में आ गई बात? अब मान लीजिए कि अब आप समझ गए, किसी भी बॉडी को, एक जैसी बॉडीज है, किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो दोनों पर जो चार्ज हो जाता है उन दोनों के एवरेज चार्ज के इक्वल हो जाता है। इस तरह से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। तो इस वीडियो में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, क्या होता है चार्ज, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है आपके,
तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर अपने क्वेश्चंस क्वेरीज भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है फिजिक्स की क्लास @gmail.com। आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं मुझे, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखना ना भूलें। जय हिंद।